नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डर आदमी से क्या क्या नहीं करवाता है, और जब वो डर जांच एजेंसियों का हो, और जांच एजेंसियों में भी अगर डर ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो जो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सारे घपले घोटाले की जांच करता है, तब डर का असर और ज़्यादा होता है। और यही डर इस समय सता रहा है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को। शरद पवार जो आज तक अपने जीवन में कभी डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं, अपनी शर्तों पर जरूर उन्होंने राजनीति की, लेकिन समय बदल गया है। समय का चक्र ऐसा है कि वो किसी के साथ मुरव्वत नहीं करता, और आपका जो कर्म है उसका फल जरूर सामने आता है, और वही शरद पवार के साथ हो रहा है। उन्होंने क्या किया है और क्या क्या किया है, इसके बारे में तो जांच एजेंसियां ही बताएंगी। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, वो भी उन्हीं से पता चलेगा। लेकिन होगी ज़रूर, कब होगी ये नहीं मालूम है। जिस तरह से जांच अलग अलग मामलों में आगे बढ़ रही है, मैं एक ख़ास मामला है उसका अभी नाम नहीं लेना चाहता, थोड़ा और मामला आगे बढ़े तो उसके बारे में बात करूँगा, जिसमें शरद पवार और उनके साथ साथ शिवसेना के भी नेता के फंसने के पूरे चांसेस हैं। बल्कि चांसेस भी नहीं कहना चाहिए, चांस शब्द कहना शायद गलत होगा। पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि फंसेंगे। मामला ऐसा है, बड़ा मामला है, बड़ा घोटाला है, उसकी जांच बड़े एडवांस स्टेज पर है। लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुत्व विरोधी ताकतों को हर बात के लिए दोषी ठहराने वाले शरद पवार देश में जो हो रहा है उसके लिए असहिष्णुता अगर कोई दिखा रहा है तो वो हिंदू संगठन है और हिंदू है। ये राजनीति चलाने वाले सेकुलर राजनीति के पुरोधा, जिनके शिष्यत्व में आजकल उद्धव ठाकरे हैं, सेकुलर बन गए हैं, वो शरद पवार भीमा कोरेगांव की जांच आयोग के सामने अपने पुराने बयान, अपने पुराने स्टैंड से पलट गए। 1 जनवरी 2018 को 2018 को ये हिंसा का कांड हुआ था महाराष्ट्र में। उसके बाद तुरंत बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अगले दिन, उसमें कहा था इसमें हिंदूवादी संगठनों का हाथ है और उसके लिए, उस हिंसा के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। और उसके बाद 2018 अक्टूबर 2018 में उन्होंने एफिडेविट दिया इस आयोग के सामने। JN पटेल की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय जांच आयोग इसकी जांच कर रहा है। उसके सामने एफिडेविट में दिया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई स्पेसिफिक जानकारी किसी खास संगठन के बारे में नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता मैं कि इस हिंसा में हिंदुत्ववादी संगठनों की भूमिका संदेह के घेरे में है, उनके शामिल होने का संदेह है। उसके बाद 2020 में फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें इस भीमा कोरेगांव की घटना में हिंदुत्ववादी संगठनों का हाथ है। अब उन्होंने, जब उनको विटनेस के रूप में बुलाया गया, समन भेजा गया, तो उन्होंने पहले कहा कि मैं अपना एफिडेविट बदलना चाहता हूँ। पिछले महीने एफिडेविट बदल दिया। अब जब गवाही के लिए 5 मई को पेश हुए तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। जो पुराने एफिडेविट में बात कही थी उससे इनकार करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वो मीडिया में जो कुछ आ रहा था, अखबारों में जो छपा, उसको पढ़कर मैंने कहा था। मैं मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े को जानता भी नहीं हूँ। उनके बारे में मैंने कभी कोई आरोप नहीं लगाया। उनके बारे में मुझे जो जानकारी है वो सिर्फ मीडिया के जरिए है। तो मिलिंद एकबोटे के वकील ने उनसे पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि मिलिंद एकबोटे के बारे में आपने जो कुछ कहा और भीमा कोरेगांव की घटना के बारे में आपने जो कुछ कहा उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं है, और आपने जो भी बोला वो मीडिया की खबरों के आधार पर बोला था। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब दलित पक्ष जो है, जिसने ये शिकायत की थी, जिसकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज हुई, उसके वकील ने पूछना चाहा कि आपने ये बयान दिया था, ऐसा कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो एफिडेविट दिया है उससे बाहर मैं नहीं जाना चाहता। अब आप देखिए, शरद पवार पलट जाएं
ये और ख़ास तौर से ऐसे मामलों में जहां उनको बीजेपी को घेरने का मौका हो, जहां उनको आरएसएस को घेरने का मौका हो, जहां उनको हिंदुत्ववादी संगठनों पर आक्षेप लगाने का मौका हो, उनको फंसाने का या उनके खिलाफ बोलने का मौका हो, शरद पवार उस मौके से चूक जाएं, उस मौके को जाने दें और पलट जाएं और कोई इस तरह का बयान ना दें, बल्कि जो उन्होंने बयान दिया था उस पर टिके भी न रहें। ये मामला सामान्य बात नहीं है, ये शरद पवार के स्वभाव का हिस्सा नहीं है। तो ये ईडी का डर बुलवा रहा है। अब मैं बात करता हूँ संभाजी भिड़े की। संभाजी भिड़े को इसमें आरोपी बनाया गया। संभाजी भिड़े आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य थे, स्वयंसेवक थे। 1980 में उन्होंने आरएसएस छोड़ दिया और अपना एक संगठन बनाया, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान। इसके जरिए वो शिवाजी के काम और उनकी सीख और उनके विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। 89 ईयर्स के हैं, अब भी सक्रिय हैं पूरी तरह से। अब मैं आपको याद दिलाऊं जो अभी बात कही मैंने कि शरद पवार ने क्या कहा उनके बारे में, कि वो उनको जानते भी नहीं हैं। मीडिया के जरिए उनके बारे में उनको पता चला। सांगली में जो भी रहता है, बल्कि मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र में जो भी राजनीति करता है, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो संभाजी भिड़े को न जानता हो। उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनका जो काम है, उसके बारे में पूरा महाराष्ट्र जानता है और शरद पवार न जाने, ये कैसे हो सकता है। एक और घटना बता रहा हूँ। 2014 लोकसभा का चुनाव हो रहा था। चुनाव प्रचार में सांगली पहुँचे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी। सांगली की सभा में उन्होंने कहा कि मैं सांगली आया नहीं हूँ, मुझे भिड़े गुरुजी का आदेश हुआ था आने का, इसलिए आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। नरेंद्र मोदी उनके घर गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उस संभाजी भिड़े को शरद पवार नहीं जानते, ये आप मान सकते हैं क्या? कोई भी मान सकता है क्या? तो संभाजी भिड़े को पर आरोप लगाया गया। आखिर में पुलिस को मानना पड़ा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जिस दिन की ये घटना है वो एक विधायक के यहाँ शादी के समारोह में थे, घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। दरअसल ये सारा किस्सा जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये एल्गार परिषद की बैठक से शुरू हुआ। इसमें माओवादी, लेफ्ट लिबरल बिरादरी और इस तरह के लोग जो है वो हिंदुओं के खिलाफ दलितों को खड़ा करने की अपनी कोशिश, साजिश और नीति के तहत काम कर रहे थे। उसी के तहत उनको भड़काया गया, उसी के तहत ये इस दंगे की साजिश रची गई और उसी का मुकदमा चल रहा है, जो अब जांच आयोग तो अपनी जांच कर ही रहा है, उसके अलावा पुलिस की भी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ईडी का डर सर चढ़कर बोल रहा है शरद पवार के। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, आप प्रधानमंत्री को तो छोड़ दीजिए, उनकी हिम्मत जो हिंदुत्ववादी संगठनों को दिन रात कोसते हैं, उनके लिए औपचारिक रूप से मौका था, कानूनी रूप से मौका था उन संगठनों के खिलाफ बोलने का। एक शब्द नहीं बोले। आप संभाजी भिड़े और जो है मिलिंद एकबोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसके अलावा भी किसी भी संगठनों पर संदेह भी जारी करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, जो उन्होंने घटना के तुरंत बाद जाहिर की थी। उसके बाद भी जाहिर की, 2020 में भी जाहिर की। लेकिन आज शरद पवार का हृदय परिवर्तन हो गया है। शरद पवार की हिम्मत नहीं हो रही है, और वो हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है कि देखिए, जब आप गलत काम करते हैं तभी डरते हैं। आपको कोई ईडी का डर कभी क्यों नहीं लगता? क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है। जिसने किया है उसको डर लगेगा। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, जब तक इस मामले का पूरा मुद्दा बाहर नहीं आ जाता कि ईडी जिस मामले की जांच कर रहा है वो बहुत बड़ा घोटाले का मामला है, उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियंस फंसने वाले हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। मुझे ये पता नहीं है कि उसमें समय कितना लगेगा,
लेकिन ये पता है कि जिस दिशा में वो मामला जा रहा है उसमें कार्रवाई होना और इन लोगों का कानून की नज़र में दोषी साबित हो जाने की संभावना अधिकतम है। क्योंकि मैं एक बात आपको बार बार कहता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि ईडी जो है वो जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच करता है ख़ास तौर से, तो उसमें मनी ट्रेल की बात आती है। ईडी का केस साबित तभी होता है जब मनी ट्रेल मिले, और मनी ट्रेल मिलने के बाद फिर वो केस जो है ओपन एंड शट केस बन जाता है एक तरह से, और उसमें फिर बचने की, जो आरोपी हैं उनके बचने की गुंजाइश लगभग ख़त्म हो जाती है। तो केवल नवाब मलिक नहीं, केवल अनिल देशमुख नहीं, और भी मामले हैं, और भी मुद्दे हैं। जो कहा था ना कि सबका टाइम आएगा, तो सबका टाइम आने वाला है, पवार साहब का भी टाइम आने वाला है। लेकिन टाइम आने से पहले ही जिस तरह से शरद पवार डरे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि और कोई इतना डरा होगा। भले ही अंदर से डरे हों, लेकिन बाहर से बड़ा बड़बोलापन दिखा रहे थे, चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे कुछ और लोग जो अभी आने वाले हैं उनकी बात हो। लेकिन शरद पवार, एक मौका था उनके सामने इसको मुद्दा बनाने का, महाराष्ट्र में इसको बड़ा इशू बनाने का। और महाराष्ट्र में अभी जो है स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं अगले महीने ही, उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। तो उनके सामने हिंदुत्ववादी शक्तियों, भाजपा, आरएसएस, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों के खिलाफ एक मुद्दा खड़ा करने का मौका था, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया। क्यों? आप भी सोचिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।